अगर मैं आपसे कहूँ कि आपके एमएचआई 110 के जून 2026 एग्जाम में ज्यादातर क्वेश्चंस इसी क्लास से आने वाले हैं, तो क्या आप मेरी इस बात को मानेंगे? नहीं ना। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ये बात काफी हद तक सच है, क्योंकि इस क्लास में मैं आपको एमएचआई 110 के ऐसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड हाईली प्रोबेबल क्वेश्चंस कराने वाली हूँ, जिन्हें मैंने सिलेबस, प्रीवियस एग्जाम ट्रेंड्स और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को ध्यान में रखते हुए केयरफुली सिलेक्ट किया है, और जिनके एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई हैं। तो क्लास को बिना स्किप किए एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आज की क्लास में हम उन क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं जो आपकी एग्जाम प्रिपरेशन के लिए सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल है। तो चलिए अब बिना समय के बर्बादी करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आ जाता है क्वेश्चन नंबर 1, शहरी इतिहास एक ऐतिहासिक अध्ययन क्षेत्र के रूप में कैसे विकसित हुआ? देखो, पहले शहरी इतिहास को ना अलग से स्टडी नहीं किया जाता था। हिस्ट्री में ही थोड़ा सा देख लेते थे राजधानी वगैरह को, बस इतना ही। अलग से इसको स्टडी नहीं करते थे। लेकिन बाद में क्या हुआ, धीरे धीरे ना ये एक अलग ऐतिहासिक अध्ययन क्षेत्र बन गया। ठीक है, एक अलग डिसिप्लिन सब्जेक्ट ये बन गया। तो वो कैसे कैसे डेवलप हुआ, वो हमें बताना है कि अलग से इसको स्टडी कब करने लग गए, कैसे कैसे करने लग गए, ये सारा प्रोसेस हमें बताना है। दो चीजें हमें इसमें बतानी है। दूसरी चीज हमें ये बतानी है कि नगरीकरण के अध्ययन में इसकी प्रासंगिकता को स्पष्ट कीजिए, कि जब नगरीकरण को स्टडी करते हैं तो शहरी इतिहास क्यों इम्पोर्टेंट होता है, ये बताना। अब आते हैं इसके आंसर पर। तो देखो, जब हम इतिहास को पढ़ते हैं ना, तो अक्सर राजाओं, युद्धों और साम्राज्यों की हम बातें करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि जिन शहरों में लोग रहते थे, व्यापार करते थे, शिक्षा हासिल करते थे और संस्कृति को डेवलप करते थे, उन सारी चीज़ों का इतिहास कैसे लिखा जाता था? तो इसी स्टडी को हम क्या कहते हैं? शहरी इतिहास कहते हैं। शहरी इतिहास का मतलब क्या है? शहरों का जन्म कैसे हुआ, उनका विकास कैसे हुआ, उनका स्ट्रक्चर कैसा था और उनकी सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक जीवन जो था वो कैसा था। इन सारी चीज़ की स्टडी करना क्या कहलाती है? शहरी इतिहास कहलाता है वो। ठीक है, अब हम देखते हैं कि शहरी इतिहास का विकास कैसे हुआ, तो हम इसको 4 चरणों में समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम पहले चरण के ऊपर बात करते हैं। तो पहले ना इतिहासकार शहरों को एक अलग टॉपिक नहीं मानते थे, एक अलग सब्जेक्ट नहीं मानते थे इसको। वो सिर्फ ये बताते थे कि कौन-सी राजधानी थी, कौन-सा राजा वहाँ शासन करता था, कौन-सा प्रशासनिक केंद्र था। यानी शहरों को सिर्फ राजनीतिक दृष्टि से ही देखा जाता था। सिर्फ इतना देखते थे। फिर आया दूसरा चरण। इसमें क्या हुआ, 19वीं शताब्दी में ना यूरोप में औद्योगिक क्रांति आई। ठीक है? फैक्ट्री बनी, रोजगार बढ़ा और फिर संख्या बढ़ी लोगों की शहर में। ठीक है? गाँवों से क्या होने लगा? लोग शहरों की तरफ आने लग गए। ठीक है? अब भीड़-भाड़ होने लगी, पूरा मतलब बसने लगा प्रॉपरली शहर। अब इतिहासकारों और समाजशास्त्रियों ने सोचना शुरू किया कि यार ये आखिर शहर इतने तेजी से क्यों बढ़ रहे हैं? तो यहीं से ही शहरों के स्टडी को अब इम्पोर्टेंस मिलने लगा। अब तीसरे चरण की बात करते हैं। तो 20वीं सदी में अर्बन हिस्ट्री, शहरी इतिहास एक इंडिपेंडेंट अध्ययन क्षेत्र बन गया। यहाँ से अब बन गया 20वीं सदी से। ठीक है? इतिहासकारों ने ये फील किया कि शहर ना सिर्फ बिल्डिंग्स का एक ग्रुप नहीं है, बल्कि शहर में समाज रहता है, बिजनेस होता है, संस्कृति डेवलप होती है, प्रशासन चलता है। इसीलिए ही शहरों को अलग से स्टडी करना ज़रूरी है। यहाँ से स्टार्ट हो गया। फिर चौथे चरण में क्या हुआ? 20वीं सदी के मिड में इतिहासकारों ने कई नए स्रोतों का यूज़ करना शुरू किया। जो सोर्सेज़ होते हैं ना जिनसे इतिहास का पता लगाते हैं, तो नए सोर्सेज़ का उन्होंने यूज़ करना स्टार्ट किया। कौन-कौन से? पुरातात्विक साक्ष्य, अभिलेख, नगर योजनाएँ, जनसंख्या आंकड़े, साहित्यिक स्रोत, इन सारी चीज़ों के ज़रिए शहरों को और ज़्यादा साइंटिफिक स्टडी पॉसिबल हो पाई। ठीक है? और ज़्यादा साइंटिफिक तरीके से स्टडी अब होने लगी। अब भारत के कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं। तो भारत में ना अर्बन हिस्ट्री का विकास जो हुआ वो थोड़ा लेट हुआ।
ठीक है? आज़ादी के बाद इतिहासकारों ने भारतीय नगरों की डीप स्टडी करना शुरू किया। कौन से वाले नगरों की? प्राचीन और मध्यकालीन नगरों की। कौन-कौन सो की करी? हड़प्पा, पाटलिपुत्र, वाराणसी, उज्जैन, मदुरई, दिल्ली। इन शहरों के डेवलपमेंट को समझने की कोशिश की गई। अब क्वेश्चन के दूसरे पार्ट पे आते हैं कि ये शहरी इतिहास ज़रूरी क्यों है नगरीकरण के अध्ययन में? इस चीज़ को देखते हैं अब। तो सबसे पहली बात तो ये कि शहरों की उत्पत्ति को समझने में ये हेल्प करता है कि शहरों का जन्म कैसे हुआ। अर्बन जो हिस्ट्री है ये हमको ना ये बताती है कि शहर कैसे बने। एग्जाम्पल के लिए खेती उत्पादन बढ़ा जब तब बने शहर, व्यापार विकसित हुआ तब बने शहर, प्रशासनिक आवश्यकताएं बढ़ी तब बने शहर। ठीक है, तो इन सारी चीजों से क्या हुआ? नगरों का विकास हुआ, ये हमको बताता है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। दूसरी बात कि नगरों की आंतरिक संरचना को समझाता है ये हमको, ठीक है? कि उसका स्ट्रक्चर कैसा था, शहरों के अंदर क्या-क्या हुआ करता था, बाज़ार कहाँ थे, प्रशासनिक क्षेत्र कहाँ थे, कारीगर कहाँ पर रहते थे, रेज़िडेंशियल एरिया जो थे वो कैसे बने हुए थे, इन सभी बातों की जानकारी हमें कौन देता है? अर्बन हिस्ट्री हमको देता है। तीसरी बात, गाँव और शहरों के बीच का जो रिलेशन है, ये हमको समझाता है। देखो कोई भी शहर जो है वो अकेले नहीं चलता, गाँव उसको खाना देता है, भोजन देता है और शहर क्या देता है बदले में गाँव को? वो उसको उसके प्रोडक्ट सेल करने के लिए बाज़ार देता है कि आप आओ हमारे बाज़ार में बेचो आप अपने प्रोडक्ट। तो अर्बन हिस्ट्री हमें ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच के जो संबंध हैं, जो रिलेशन है उनको समझने में हमारी हेल्प करता है। फिर चौथी बात आ जाती है, संस्कृति और शिक्षा के केंद्रों को समझाता है। ठीक है? प्राचीन काल में शहर ना सिर्फ़ एक रहने की जगह नहीं थे, ठीक है? कि हाँ भई बड़े-बड़े घर बने हुए हैं और रह रहे हैं लोग, सिर्फ़ ये नहीं था प्राचीन काल में। वो बल्कि देखो शिक्षा के केंद्र थे, कला के केंद्र थे, साहित्य के केंद्र थे, संस्कृति के केंद्र थे, ये सब थे शहर। इसलिए मानव सभ्यता को समझने के लिए शहरों की स्टडी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब आ जाता है इसका निष्कर्ष। तो शहरी इतिहास एक इम्पोर्टेंट ऐतिहासिक अध्ययन क्षेत्र है, जो हमें नगरों के विकास, उनकी संरचना और सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक जीवन को समझने में हेल्प करता है। नगरीकरण के स्टडी में इसका स्पेशल इम्पोर्टेंस है क्योंकि ये शहरों को सिर्फ इमारतों का समूह नहीं, बिल्डिंग का ग्रुप के रूप में ये नहीं देखता, बल्कि जीती जागती सामाजिक संस्थाओं के रूप में पेश करता है। अब आ जाता है क्वेश्चन नंबर 2, नगरीकरण क्या है? प्राचीन नगरों के अध्ययन हेतु अपनाई जाने वाली प्रमुख विचारधाराओं या पद्धतियों का विवेचना कीजिए। सबसे पहले हमें बताना है कि नगरीकरण क्या है, उसके बाद हमें बताना है कि इतिहासकार और पुरातत्वविद प्राचीन नगरों की स्टडी के लिए कौन-कौन से मेथड्स को अपनाते हैं, वो हमें बताने हैं। देखो जब हम किसी शहर को देखते हैं, तो हम सिर्फ बिल्डिंग्स, सड़कें और बाज़ार देखते हैं, ठीक है? ये सब हमें दिखाई देता है और हम कहते हैं कि हाँ, ये शहर है। लेकिन जो इतिहासकार होते हैं ना, वो किसी शहर को सिर्फ बिल्डिंग्स का ग्रुप नहीं मानते कि हाँ, बहुत सारी बिल्डिंग्स खड़ी हैं, हाँ जी, ये शहर है। तो वो सिर्फ इतना नहीं मानते। वो ना ये जानने की कोशिश करते हैं कि शहर क्यों बने? वहाँ लोग क्या करते थे? बिज़नेस कैसे होता था? समाज और कल्चर कैसा था वहाँ का? तो ये सब वो समझने की कोशिश करते हैं और प्राचीन नगरों को समझने के लिए इतिहासकार अलग-अलग मेथड्स का यूज़ करते हैं। सबसे पहले समझते हैं नगरीकरण का अर्थ, क्या होता है, ठीक है? तो बहुत से लोग ना ये सोचते हैं कि नगरों की संख्या बढ़ जाए तेज़ी से, तो उसको हम नगरीकरण कह देते हैं। तेज़ी से नगर बढ़ रहे हैं, तो हो गया नगरीकरण। लेकिन असलियत में ना नगरीकरण इससे भी कहीं बड़ा एक टॉपिक है। सिर्फ़ इतना ही इतनी सी परिभाषा हम इसकी नहीं दे सकते, ये काफ़ी बड़ा टॉपिक है। देखो जब वो किसी क्षेत्र में शहरों की संख्या बढ़ती है, जनसंख्या बढ़ती है, व्यापार बढ़ता है, नए प्रोफ़ेशंस डेवलप होते हैं, लोगों की जीवन शैली बदल जाती है, तो इस पूरी प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? नगरीकरण। तो ठीक है, नगरीकरण ये होता है। अब देखते हैं कि प्राचीन काल में नगरीकरण कैसे हुआ।
ठीक है? तो इसके पीछे कई सारे कारण थे। कृषि अधिशेष मतलब क्या होता है? जब जैसे देखो एक किसान है उसने खेती की और खेती करने के बाद उसने अपने परिवार के लिए रख लिया, थोड़ा-सा उसने अपना बचा लिया और जो उसका लागत लगी उसमें बीज वगैरह का जो खर्चा आया वो भी उसने रख लिया। उसके बाद जो बचा अनाज, ठीक है? उसके बाद जो अनाज बचा और वो जाके उसको बाज़ार में बेचेगा तो उसको क्या कहेंगे? कृषि अधिशेष। तो कृषि अधिशेष बढ़े थे प्राचीन काल में, तब हुआ नगरीकरण। व्यापार का विकास हुआ, कारीगरों और शिल्पकारों की वृद्धि हो गई इनकी संख्या में, प्रशासनिक आवश्यकताएँ पड़ने लगी, ज़रूरतें बढ़ने लगी, तब हुआ नगरों का विकास प्राचीन काल में, ठीक है? अब हम देखते हैं कि ये किन-किन मेथड्स का यूज़ करते हैं, पुरातत्वविद और इतिहासकार। तो सबसे पहली जो मेथड है इनका, वो है पुरातात्विक पद्धति। ये सबसे इम्पोर्टेंट मेथड है, ठीक है? इसमें क्या करते हैं? उत्खनन करते हैं। उत्खनन मीन्स खुदाई करके और वस्तुओं जो मिलती हैं उसमें, ठीक है? चीज़ें जो मिलती हैं ना खुदाई करके, उनका फिर ये स्टडी करते हैं जैसे कि मकान, सड़कें, नालियाँ, सिक्के, मुहरें, बर्तन, इन सारी चीज़ों को स्टडी करते हैं। इनसे क्या पता चलता है? इनसे पता चलता है कि उस नगर की योजना कैसी थी और वहाँ के लोग कैसा जीवन जीते थे, ठीक है? कैसा उनका जीवन था, ये सारी चीज़ें पता चलती है। जैसे कि देखो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की जो इन्फॉर्मेशन है वो मेनली हमको कहाँ से मिली है? पुरातात्विक खुदाई से मिली है। कोई लिखित उसका वो तो है नहीं, लिखित मिला है तो वो लिपि पढ़ी नहीं जा सकी आज तक, ठीक है? तो ये वाला जो मेथड है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। फिर दूसरा मेथड आ जाता है ऐतिहासिक साहित्यिक पद्धति। तो इस वाले मेथड में ना इतिहासकार लिखित जो सोर्सेज़ होते हैं उनका यूज़ करते हैं। जैसे ग्रंथ, अभिलेख, यात्रा वृत्तांत, साहित्य, इन सारी चीज़ों का यूज़ करते हैं और इनसे क्या करते हैं नगरों के सामाजिक और आर्थिक जीवन को समझते हैं। उसकी इन्फॉर्मेशन हमें इन्हीं चीज़ों से मिलती है नगरों की। एग्ज़ाम्पल के लिए देखो जो मेगास्थनीज़ की इंडिका बुक थी, उससे हमें पाटलिपुत्र के बारे में काफ़ी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलती है। फिर नेक्स्ट मेथड आ जाता है आर्थिक पद्धति। तो इस वाले दृष्टिकोण में ना नगरों को इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के सेंटर के रूप में देखते हैं। इतिहासकार ना ये समझने की कोशिश करते हैं कि बिज़नेस कैसे होता था, बाज़ार कहाँ थे, शिल्प उद्योग कैसे चलते थे। क्योंकि देखो ज़्यादातर जो नगर थे, वो व्यापार और प्रोडक्शन की वजह से ही डेवलप हुए थे। एग्ज़ाम्पल के लिए हड़प्पा सभ्यता के नगर बिज़नेस एक्टिविटीज़ के इम्पोर्टेंट सेंटर थे, ठीक है? फिर नेक्स्ट मेथड आ जाता है सामाजिक सांस्कृतिक पद्धति। तो इस वाले मेथड में नगरों के सामाजिक जीवन की स्टडी की जाती है, ठीक है? जैसे अलग-अलग वर्गों की स्टडी करेंगे, जातियों की स्टडी करेंगे, धार्मिक संस्थाओं की स्टडी करेंगे, कला और शिक्षा की स्टडी करेंगे। इन सब की स्टडी करके नगर की जो सामाजिक संरचना है, वो समझी जाती है। एग्ज़ाम्पल के लिए देखो वाराणसी और नालंदा जैसे जो नगर थे, वो शिक्षा और संस्कृति के मेन सेंटर थे अपने टाइम पर। फिर आ जाता है नेक्स्ट मेथड भौगोलिक और पर्यावरणीय पद्धति। तो इस वाले दृष्टिकोण में ना नगर की जो भौगोलिक स्थिति होती है उनको इम्पोर्टेंस दी जाती है। इतिहासकार ये देखते हैं कि नगर नदी के किनारे था या फिर नहीं, व्यापार मार्गों के पास था या फिर नहीं, प्राकृतिक संसाधन अवेलेबल थे या नहीं, क्योंकि इन बातों का नगरों के विकास पर डायरेक्ट प्रभाव पड़ता था। एग्जाम्पल के लिए पाटलिपुत्र देखो गंगा नदी के किनारे था, इसलिए उसका विकास कैसे हुआ? तेजी से हुआ। फिर आ जाता है लास्ट मेथड बहुविषयक पद्धति। तो आज के इतिहासकार ना सिर्फ ये ऊपर बताई हुई पद्धतियों पर डिपेंड नहीं रहते, वो इतिहास, पुरातत्व, समाजशास्त्र, भूगोल, मानव विज्ञान इन सारे ही सब्जेक्ट्स की हेल्प लेकर नगरों को स्टडी करते हैं और यही सबसे मॉडर्न और व्यापक मेथड माना जाता है। ये सबसे ज़्यादा साइंटिफिक माना जाता है और ये आजकल का मॉडर्न मेथड है इनको नगरों को स्टडी करने का। अब आ जाता है इसका निष्कर्ष। तो देखो
नगरीकरण सिर्फ नगरों की संख्या में बढ़ोतरी नहीं है कि हाँ, नगरों की संख्या बढ़ गई और वो नगरीकरण हो गया, बल्कि ये सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक चेंजेस की एक व्यापक प्रक्रिया है। ठीक है, प्राचीन नगरों को समझने के लिए अलग-अलग पद्धतियों का यूज़ ज़रूरी है, क्योंकि हर एक पद्धति नगर जीवन के अलग-अलग फैक्टर्स को सामने लेकर आती है। जब हम इन सभी दृष्टिकोणों को एक साथ देखते हैं, तभी हमें किसी नगर का वास्तविक और समग्र चित्र हासिल होता है, मतलब उसकी असली पिक्चर हमको पता चलती है। अब आ जाता है क्वेश्चन नंबर 3, हड़प्पा सभ्यता में नगर नियोजन की प्रमुख विशेषताओं पर चर्चा कीजिए। सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई ट्विस्ट करके इसमें नहीं पूछा हुआ है। इसकी टाइमलाइन को आप याद रखना, लगभग 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व इसकी टाइमलाइन है, और ये दुनिया की सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से, नगरीय सभ्यताओं में से, इवन उनमें से ये एक है। और देखो, ये सभ्यता जो थी वो सिर्फ अपने व्यापार और अपने कल्चर के लिए ही फेमस नहीं थी, बल्कि अपने एक्सीलेंट टाउन प्लानिंग के लिए भी ये जानी जाती है। और आज भी हिस्टोरियंस और आर्कियोलॉजिस्ट हड़प्पा के नगरों को देखकर हैरान हो जाते हैं कि 4500 साल पहले इतनी ऑर्गेनाइज्ड टाउन प्लानिंग कैसे पॉसिबल हुई होगी। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी विशेषताओं पर। तो सबसे पहली विशेषता आ जाती है सुव्यवस्थित नगर योजना। तो हड़प्पा की जो सबसे बड़ी विशेषता है वो क्या है? इसकी ये ऑर्गेनाइज्ड टाउन प्लानिंग। आज के जो आधुनिक शहर है ना, उसी की तरह ही इसकी सड़कें भी एक तय योजना के अनुसार बनाई गई थी, प्री प्लान्ड तरीके से बनाई गई थी। जो सड़कें थी वो एक दूसरे को 90 डिग्री के कोण पर काटा करती थी, ऐसे ग्रिड पैटर्न बन जाया करता था फिर। ठीक है, और देखो, ऊपर से देखेंगे इनके नगरों को, हड़प्पा के नगरों को, तो वो कैसा लगेगा? एक चेस बोर्ड की तरह दिखाई देगा। ठीक है, इससे क्या होता था, जो ट्रांसपोर्टेशन हो जाता था वो आसान हो जाता था, और नगर काफी ऑर्गेनाइज्ड दिखाई देते थे। फिर दूसरी विशेषता आ जाती है दुर्ग और आवासीय नगर का विभाजन। तो इन्होंने अपने नगरों को दो हिस्सों में बांटा हुआ था। पहला दुर्ग क्षेत्र और दूसरा निचला नगर। आवासीय नगर वर्ड का आप यूज मत करना, निचला नगर वर्ड का आप यूज करना, ये ज्यादा सटीक वर्ड है। ठीक है, तो देखो, जो दुर्ग क्षेत्र था वो ऊंचाई पर बना हुआ था, लेकिन आकार या फिर क्षेत्रफल में ये थोड़ा छोटा था। ठीक है, और यहाँ पर क्या क्या बना हुआ था? प्रशासनिक भवन बने हुए थे, सार्वजनिक भवन बने हुए थे, गोदाम बना हुआ था, धार्मिक संरचनाएं बनी हुई थी। फिर निचला नगर जो था वो नीचाई पर ही था, नाम से ही पता चल रहा है, और इसका आकार या क्षेत्रफल जो था वो बड़ा था, और यहाँ पर आम लोग रहा करते थे। यानी कि देखो, हड़प्पा के लोगों ने रेजिडेंशियल एरिया और एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया दोनों को अलग अलग करके रखा हुआ था। आज भी जो आधुनिक शहर है उनमें ऐसा ही देखने को मिलता है। फिर आ जाती है तीसरी विशेषता, पक्की ईंटों का प्रयोग। तो हड़प्पा सभ्यता के जो कंस्ट्रक्शन वर्क होता था ना, उसमें मानकीकृत पक्की ईंटों का यूज किया जाता था। मानकीकृत पक्की ईंट मतलब ऐसी ईंट जिनका आकार, क्वालिटी वगैरह लगभग लगभग सेम होता है। और देखो, हैरानी की बात ये है कि ज्यादातर जो ईंटें थी उनका आकार कैसा था? एक ही समान था। ठीक है, इसीलिए कौन सा वर्ड लिखा हुआ है यहाँ पे? मानकीकृत ईंटें। और इनका अनुपात कितना होता था ईंटों का? 1:2:4, ये इनका अनुपात होता था। देखो, आज हम किसी मकान को बनाने से पहले स्टैंडर्ड मटेरियल का यूज करते हैं, तो उसी तरीके से हड़प्पा के लोग भी मानकीकृत ईंटों का यूज करते थे। इससे पता चलता है कि वहाँ कोई ऑर्गेनाइज्ड व्यवस्था जरूर रही होगी, इसलिए वहां पर जो मटेरियल वगैरह था वो इतना ज्यादा स्टैंडर्ड था। फिर चौथी विशेषता आ जाती है उन्नत जल निकासी प्रणाली, मतलब कि ड्रेनेज सिस्टम, और ये हड़प्पा सभ्यता की ना सबसे फेमस विशेषता है। देखो, लगभग हर एक घर में स्नान घर होता था, बाथरूम होता था, नाली होती थी, ड्रेनेज सिस्टम की व्यवस्था होती थी। ठीक है, और नालियाँ क्या होती थी? ढकी हुई होती थी, और उनमें ना जिप्सम का पेंट ये करके रखते थे ताकि कूड़ा करकट इसमें ना अटके, और शहर के बाहर जा करके ये जो मेन नाला होता था उससे ये मिल जाया करती थी, जिससे गंदा पानी क्या होता था? नगर से बाहर निकल जाता था। देखिए, आज
जो हमारे कई सारे शहर हैं, उनमें जल निकासी की दिक्कत हमको देखने को मिलती है। लेकिन 4500 साल पहले हड़प्पा के लोग इस सिस्टम को सक्सेसफुली लागू कर चुके थे। इससे उनकी क्या हमको पता चलती है, उनकी साइंटिफिक सोच हमको पता चलती है। फिर नेक्स्ट विशेषता आ जाती है आवासीय भवनों की योजना। तो हड़प्पा के जो घर थे ना, ये भी बहुत सिस्टमैटिक तरीके से बनाए जाते थे। ज़्यादातर घरों में आंगन, कमरे, बाथरूम ये सारी चीज़ें मौजूद हुआ करती थी। कुछ घर बड़े थे और कुछ छोटे थे। इससे समाज में आर्थिक लेवल्स का हमको अंतर दिखाई देता है। कुछ लोग गरीब होंगे जिनका घर छोटा होगा, कुछ अमीर होंगे जिनका घर बड़ा होगा, ये चीज़ हमको दिखाई देती है। लेकिन देखो जो इनकी कंस्ट्रक्शन का स्टाइल होता था ना, वो लगभग-लगभग सेम ही होता था, चाहे घर छोटा हो, चाहे घर बड़ा हो। यानी अमीर और गरीब दोनों रहते थे, लेकिन नगर योजना सबके लिए एक ही जैसी थी, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो। फिर नेक्स्ट विशेषता आ जाती है सामाजिक और सार्वजनिक संरचनाएँ। हड़प्पा नगरों में सिर्फ घर ही नहीं थे, बल्कि कई सारे सार्वजनिक भवन भी थे। जैसे मोहनजोदड़ो का ग्रेट बाथ, महान स्नानागार, अनाज भंडार, सभा भवन, गोदाम, ये सारी चीज़ें भी मौजूद यहाँ पर थी। और देखो मोहनजोदड़ो का जो महान स्नानागार है, ये वर्ल्ड फेमस है और इतिहासकार ना ये मानते हैं कि इसका यूज़ धार्मिक या फिर सामूहिक गतिविधियों के लिए होता होगा। जैसे वो होता है ना पवित्र स्नान होता है, अभी जैसे कुंभ में होता है, तो इस तरीके का स्नान इसमें माना जाता है कि इस तरीके का स्नान इसमें होता होगा, कोई धार्मिक स्नान वगैरह या फिर कोई कार्यक्रम हुआ करता होगा। फिर देखो लास्ट विशेषता आ जाती है जल प्रबंधन। तो हड़प्पा नगरों में पानी की जो व्यवस्था थी, वो भी काफ़ी बढ़िया थी। नगरों में कुएँ, जल संग्रहण की व्यवस्था यानी कि वाटर हार्वेस्टिंग का सिस्टम ये सारी चीज़ें भी मौजूद थी, जिससे लोगों को क्या होता था रेगुलरली क्लीन वाटर मिल जाया करता था। किसी भी शहर के देखो विकास के लिए ना पानी सबसे इम्पोर्टेंट संसाधन होता है। हड़प्पा के लोगों ने इस ज़रूरत को बहुत अच्छी तरी से समझा था, इसीलिए ही उन्होंने इतना अच्छा सिस्टम अपना रखा जल प्रबंधन का। अब आ जाता है इसका निष्कर्ष। तो हड़प्पा सभ्यता का नगर नियोजन काफ़ी ज़्यादा डेवलप्ड, साइंटिफिक और वेल प्लान्ड था। ग्रिड प्रणाली, दुर्ग एवं निचले नगर का विभाजन, पक्की ईंटों का यूज़, उन्नत जल निकासी व्यवस्था, सार्वजनिक भवन और जल प्रबंधन जैसी जो विशेषताएँ हैं, वो इसे वर्ल्ड की बेस्ट प्राचीन नगरीय सभ्यताओं में जगह देती है। इसी वजह से हड़प्पा सभ्यता को भारतीय उपमहाद्वीप की पहली महान नगरीय सभ्यता कहा जाता है। अब आ जाता है क्वेश्चन नंबर 4 मोहनजोदड़ो के दुर्ग टीले पर स्थित प्रमुख इमारतों का वर्णन कीजिए। मोहनजोदड़ो के जो दुर्ग वाले क्षेत्र में मेन इमारतें थी वो बतानी है और उन इमारतों से हड़प्पा समाज के स्वरूप पर क्या हमको संकेत मिलता है, क्या पता चलता है उनको देख करके कि हड़प्पा का समाज कैसा होगा, वो हमको बताना है। तो मोहनजोदड़ो हड़प्पा सभ्यता का एक प्रमुख नगर था, जिसको 2 भागों में बाँटा गया था, एक दुर्ग टीला और एक निचला नगर। अभी पीछे ही क्वेश्चन में बात करी इस बारे में, तो इनमें जो दुर्ग टीला क्षेत्र था, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट भाग था नगर का। यहाँ पर कई सारी सार्वजनिक और प्रशासनिक इमारतें बनाई गई थी, जो हमें हड़प्पा के समाज की प्रकृति को समझने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती है। आम तौर पर ना यहाँ इम्पोर्टेंट सार्वजनिक भवन बनाए गए थे और यहीं से जो नगर की इम्पोर्टेंट एक्टिविटीज़ थी, उनको चलाया जाता था। प्रशासन यहाँ से बेसिकली चलाया जाता था। यानी ये जो थी वो आम लोगों के रहने की जगह नहीं थी, बल्कि पूरे नगर का ये इम्पोर्टेंट सेंटर थी। अब बात करते हैं इमारतों के बारे में, तो सबसे पहली इमारत आ जाती है महान स्नानागार ग्रेट बाथ। ये मोहनजोदड़ो की सबसे फेमस इमारत है। ठीक है? ये क्या है एक बड़ा आयताकार रेक्टेंगुलर शेप का एक जलाशय है, तालाब जिसमें पानी भरने की और निकालने की काफ़ी एडवांस्ड सिस्टम इन्होंने बनाया हुआ था, पानी भरने के लिए भी और
निकालने के लिए भी। ठीक है, देखो आज हम किसी जब आधुनिक स्विमिंग पूल को देखें, तो ये वैसा ही लगता है देखने में कुछ सॉरी मोहनजोदड़ो का ये ग्रेट बाथ ऐसा ही इसके जैसा ही दिखाई देता है स्विमिंग पूल के जैसा। लेकिन स्विमिंग पूल को तो तैरने के लिए, पार्टी-वार्टी करने के लिए एवं यूज़ करते हैं। लेकिन जो ग्रेट बाथ का यूज़ है वो किस लिए किया जाता था? पॉसिबिलिटीज़ हैं कि धार्मिक स्नान के लिए यूज़ किया जाता था, सामूहिक अनुष्ठानों के लिए यूज़ किया जाता था, सामाजिक गतिविधियों के लिए यूज़ किया जाता था। अब इससे क्या पता चलता है हमें? इसकी इन चीज़ों को पढ़ के क्या संकेत हमको इससे मिलते हैं? तो ये पता चलता है कि हड़प्पा समाज हाइजीन को काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता था। धार्मिक और सामाजिक जीवन जो इनका था, वो काफ़ी ऑर्गनाइज़्ड था। सार्वजनिक सुविधाओं का विकास यहाँ पर हो चुका था। नेक्स्ट इमारत आ जाती है अनाज भंडार। तो दुर्ग क्षेत्र में ना एक बड़ा अनाज भंडार पाया गया है। ठीक है, काफ़ी बड़ा ये विशाल अनाज भंडार है, गोदाम एक तरीके का जहाँ पे अनाज को स्टोर करके रखा जाता है। इसका यूज़ अनाज को संग्रह करने के लिए यानी कलेक्शन करने के लिए और उसका डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए किया जाता था, इस अनाज भंडार का यूज़। अब सोचने वाली बात ये है कि अगर पूरे नगर के लिए अलग से ये विशाल गोदाम बनाए गए थे, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर जो कृषि का उत्पादन होता था ना, प्रोडक्शन जो होता था वो काफ़ी ज़्यादा होता था। इससे ये पता चलता है जभी तो स्टोर कर पा रहे हैं वो भी इतने बड़े गोदाम में, जब ज़्यादा प्रोडक्शन होगा तभी इसको कलेक्ट कर पाएँगे। तो इससे पता चलता है कि एग्रीकल्चर यहाँ का डेवलप्ड था और अतिरिक्त उत्पादन यहाँ पर होता था। अधिशेष वो मैंने आपको पीछे ही क्लियर कर दिया है, अधिशेष क्या होता है? तो अधिशेष यहाँ पर होता था। प्रशासन अनाज को कलेक्ट करता था और उसका डिस्ट्रीब्यूशन करने का मैनेजमेंट ये किया करता था जो प्रशासन था। नेक्स्ट आ जाती है इमारत सभा भवन या फिर सार्वजनिक भवन। तो ये मोहनजोदड़ो में एक बड़े आकार के भवन भी मिले हैं। ठीक है? एक नहीं काफ़ी सारे मिले हैं। तो ये मिले हैं और जिन्हें क्या कहा गया है? इतिहासकारों ने इन्हें कहा है कि ये ना भाई सभा भवन है। सभा मतलब क्या होता है? मीटिंग। जो सभा बैठती है ना वो। तो ये पॉसिबल है कि यहाँ नगर के जो इम्पोर्टेंट डिसीज़न होते होंगे, वो लिए जाते होंगे, ऐसा अनुमान लगाया जाता है। ठीक है? और जो सामूहिक मीटिंग्स होती होंगी, उनका आयोजन यहाँ पे किया जाता होगा इन हॉल्स में। इससे क्या पता चलता है कि समाज जो था, वो संगठित था, लोगों के बीच सामूहिक एक्टिविटीज़ होती थीं, प्रशासनिक व्यवस्था यहाँ पर डेवलप्ड थी। अब फिर नेक्स्ट आ जाता है आवासीय और प्रशासनिक भवन। तो देखिए दुर्ग क्षेत्र में ना प्रशासकों के लिए और जो अधिकारी थे, ऑफिसर्स थे, उनके लिए बड़े-बड़े भवन बनाए हुए थे। और यहाँ का जो ड्रेनेज सिस्टम था वो काफ़ी अच्छा था, काफ़ी एडवांस्ड था। तो इससे क्या पता चलता है कि दुर्ग क्षेत्र में कौन रहते थे? शासक वर्ग के लोग रहते थे। ठीक है? और उनके लिए बड़े-बड़े भवन बनाए हुए थे और हाइजीन का यहाँ पर ध्यान रखा जाता था। ड्रेनेज सिस्टम यहाँ का काफ़ी अच्छा था, तो इनसे हमें ये पता चलता है और एक बात और पता चलती है कि इन्होंने रेज़िडेंशियल एरिया को और एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया को, दोनों को बाँटा हुआ था, जो कि एक बहुत अच्छी चीज़ दर्शाती है, ठीक है? अब आ जाता है क्वेश्चन का दूसरा इम्पोर्टेंट पार्ट कि इन इमारतों से हमें हड़प्पा समाज के बारे में क्या जानकारी मिलती है? तो पहली बात तो ये पता चलती है इन विशाल बिल्डिंग्स को देखकर कि यहाँ पर संगठित प्रशासन और केंद्रीकृत कंट्रोल यहाँ पर एग्जिस्ट करता था क्योंकि इसके बिना इतनी विशाल इमारतों का निर्माण पॉसिबल नहीं था। दूसरी बात ये पता चलती है कि धार्मिक और सामाजिक जीवन की इनको गहन समझ थी क्योंकि यहाँ पे सार्वजनिक भवन वगैरह बनाए हुए हैं, सभा भवन वगैरह बनाए हुए हैं, तो इससे ये पता चलता है। और इनका ड्रेनेज सिस्टम देख के और बाकी सारी चीज़ें देख के पता चलता है कि ये हाइजीन और हेल्थ के प्रति काफ़ी ज़्यादा अवेयर रहते थे। सामूहिक जीवन ये जीते थे और सामाजिक समरसता थी इनमें, ठीक है? आपस में मिल-जुल के भाईचारे से ये रहा करते थे और इन्होंने कार्य विभाजन और प्रभावी संसाधन मैनेजमेंट भी कर रखा था। संसाधनों का ये मैनेजमेंट भी करते थे और कार्यों को इन्होंने विभाजित किया हुआ था क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारे प्रोफ़ेशंस अवेलेबल थे। ठीक है? खेती भी थी, व्यापार भी था, शिल्प भी था, तो ये सारे प्रोफ़ेशंस इधर
मौजूद थे, तो कार्य विभाजन का भी हमें इससे पता चलता है। अब आ जाता है निष्कर्ष। मोहनजोदड़ो के दुर्ग टीले पर स्थित जो महान स्नानागार है, अनाज भंडार है, सभा भवन है और जो बाकी सार्वजनिक संरचनाएं हैं, इनसे हड़प्पा सभ्यता के एडवांस्ड नगर व्यवस्था का हमको प्रमाण मिलता है। इनसे क्लियर होता है कि हड़प्पा समाज संगठित, अनुशासित, आर्थिक रूप से अमीर और स्वच्छता और सामूहिक जीवन को इम्पोर्टेंस देने वाला समाज था। यही विशेषताएं इसे वर्ल्ड की महान प्राचीन नगरीय सभ्यताओं में जगह दिलाती है। अब आ जाता है क्वेश्चन नंबर 5। हड़प्पा की अर्थव्यवस्था और व्यापारिक गतिविधियों का विश्लेषण कीजिए। देखिए, किसी भी सभ्यता की जो असली शक्ति होती है ना, वो क्या होती है? उसकी अर्थव्यवस्था होती है। अगर देखो, कृषि अच्छी होगी तो उद्योग विकसित होंगे, व्यापार दूर दूर तक फैलेगा और इस सब से क्या होगा? जो सभ्यता होगी वो समृद्ध बनेगी, अमीर बनेगी, रईस बनेगी। ठीक है। हड़प्पा सभ्यता के साथ भी ऐसा ही कुछ था। हड़प्पा सभ्यता की जो अर्थव्यवस्था थी वो सिर्फ कृषि पर बेस्ड नहीं थी, बल्कि कृषि, कारीगर, पशुपालन और व्यापार, इन सब का संतुलित संयोजन पर बेस्ड थी इनकी अर्थव्यवस्था। ठीक है, ये सारे प्रोफेशन इधर मजबूत थे और सभी हड़प्पा की अर्थव्यवस्था में कंट्रीब्यूट करते थे। यही वजह है कि ये अपने समय की सबसे समृद्ध सभ्यताओं में गिनी जाती है। समृद्ध यानी कि अमीर, रईस। सबसे पहले कृषि की बात करते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता की अर्थव्यवस्था ना, उसका मुख्य आधार क्या था? कृषि था। लोग यहाँ पर मेनली क्या करते थे? कौन सी चीज की खेती करते थे? गेहूं की, जौ की, चावल की, कपास की, इन सब की खेती करते थे। जिस तरह आज भारत की अर्थव्यवस्था में कृषि का एक इम्पोर्टेंट जगह है, उसी तरह हड़प्पा काल में भी कृषि आर्थिक जीवन की बैकबोन हुआ करती थी। फिर आ जाता है इसमें सिंचाई और जल प्रबंधन। तो हड़प्पा वासियों ने जल प्रबंधन यानी कि वाटर मैनेजमेंट की काफी अच्छी व्यवस्था डेवलप्ड कर रखी थी और इसी वजह से कृषि उत्पादन में क्या हुई? बढ़ोतरी हुई और अधिशेष अवेलेबल हो पाया। फिर आ जाता है कृषि अधिशेष का महत्व। कृषि अधिशेष मैंने आपको बता ही दिया था। तो देखो, जब जरूरत से ज्यादा अधिक अनाज पैदा होता है, जरूरत से ज्यादा हो रहा है, खर्चा वर्चा, लागत वगैरह सब निकाल के वो जो पैदा हुआ अनाज, तब कुछ लोग क्या करते हैं? खेती को छोड़कर, क्योंकि जरूरत नहीं पड़ रही, वो पूरी हो जा रही है, खरीद करके पूरी हो जा रही है ना, अनाज वगैरह की जरूरत उगाने की जरूरत नहीं पड़ रही, तो फिर क्या करते हैं? कारीगर बनने लग गए, व्यापारी बनने लग गए और बाकी बिजनेसेस में वो लग गए और यहीं से शहरी व्यवस्था का क्या हुआ? विकास हुआ। फिर आ जाता है दूसरा पॉइंट इसमें, पशुपालन और प्राकृतिक संसाधन। तो हड़प्पा के लोग ना सिर्फ खेती नहीं करते थे, बल्कि पशुपालन भी वो किया करते थे। वो गायें, भैंस, भेड़, बकरी, इन सब को पालते थे। पशुओं से क्या मिलता था उनको? दूध मिलता था, खेती में हेल्प मिलती थी, बैल से खेत जुतवाया जाता है ना, तो और इसके साथ साथ परिवहन में भी हेल्प मिलती थी, वो बैलगाड़ी चलवाई जाती थी। इसलिए पशुपालन अर्थव्यवस्था का भी, ये भी इसका एक इम्पोर्टेंट पार्ट था इनकी अर्थव्यवस्था का। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है शिल्प उत्पादन। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये बनाते क्या क्या थे। तो ये मन के बनाते थे, मुहरे बनाते थे, मिट्टी के बर्तन बनाते थे, धातु के टूल्स बनाते थे, गहने बनाते थे, कपड़े बनाते थे। और कौन कौन सी धातु का ये यूज करते थे? तो तांबे का, कांसे का, सोने का और चांदी का। लोहे का यूज अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, लोहे की अभी खोज ही नहीं हुई। और जो ये शिल्प उत्पादन था ना, ये नगरों की आर्थिक समृद्धि का बेस था। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है आंतरिक व्यापार। तो हड़प्पा के ये जो अलग अलग नगर थे, इनके बीच भी रेगुलरली व्यापार होता था। जैसे हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, धोलावीरा, ये सारे नगर एक दूसरे से व्यापारिक रूप से जुड़े हुए थे। चीजों का आदान प्रदान इन नगरों के बीच हुआ करता था। इधर की चीज उधर जा रही है, उधर की चीज यहाँ आ रही है, व्यापार के जरिए। अब आ जाता है बाहरी व्यापार। तो ये हड़प्पा की अर्थव्यवस्था की सबसे इम्पोर्टेंट विशेषता है। ठीक है। हड़प्पा सभ्यता का व्यापार भारत के बाहर भी फैला हुआ था, स्पेशली
मेसोपोटामिया और फारस की खाड़ी वाले क्षेत्र में। इनके साथ इनके हड़प्पा वालों के व्यापारिक संबंध थे। ठीक है, अब बात ये आ जाती है कि क्या ये निर्यात करते थे। ठीक है, तो अनुमान है कि ये कपास, मनके, आभूषण, हस्तशिल्प की ये वस्तुएं जो मैंने आपको बताई है, मनके मोहरे वगैरह, तो ये सारी चीजें ये विदेश में भेजते थे। पॉसिबिलिटीज हैं इस चीज की। और आयात ये क्या करते थे, तो ये बहुमूल्य पत्थरों को आयात करते थे, धातुओं को आयात करते थे, और जो दुर्लभ वस्तुएं हैं उनको ये आयात करते थे। दुर्लभ वस्तुएं मतलब जो मुश्किल से मिलती हैं, जो इनके यहाँ अवेलेबल नहीं होंगी, उनको ये बाहर से मंगाते थे। इससे क्या पता चलता है कि हड़प्पा सभ्यता सिर्फ लोकल अर्थव्यवस्था तक लिमिटेड नहीं थी, बल्कि इंटरनेशनल व्यापार नेटवर्क का भी ये हिस्सा थी। लास्ट पॉइंट आ जाता है प्रशासनिक नियंत्रण। तो मुहरों के यूज से, बाटों के यूज से और इनके गोदामों से ना ये पता चलता है कि जो ये इनकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज थी, उन पर प्रशासन क्या करता था, कंट्रोल करता था, ताकि वो ठीक से चल सके, सुचारू रूप से चल सके, और किसी के साथ गलत ना हो, फ्रॉड ना हो। और इनके प्रोडक्शन की व्यवस्था और स्टोरेज की व्यवस्था और इनके डिस्ट्रीब्यूशन की जो व्यवस्था थी वो काफी ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड थी। अब आ जाता है निष्कर्ष। तो हड़प्पा सभ्यता की अर्थव्यवस्था कृषि, पशुपालन, कारीगरी और व्यापार पर बेस्ड एक डेवलप्ड अर्थव्यवस्था थी। आंतरिक और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, मानकीकृत मापतोल, कुशल कारीगरी और कृषि अधिशेष ने इस सभ्यता को आर्थिक रूप से क्या किया, समृद्ध बनाया। इसी आर्थिक शक्ति ने हड़प्पा सभ्यता को दुनिया की सबसे एडवांस्ड प्राचीन नगरीय सभ्यताओं में जगह दिलाई। देखिए, क्लास आपको हेल्पफुल लग रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि एमएचआई की बाकी सब्जेक्ट की भी ऐसी ही एग्जाम ओरिएंटेड क्लास आपको सिर्फ यहीं पर मिलने वाली है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आ जाता है क्वेश्चन नंबर 6, हड़प्पा सभ्यता के नगरीय समाज की प्रमुख विशेषताओं पर चर्चा कीजिए। देखिए, हड़प्पा सभ्यता जो है ये भारतीय उपमहाद्वीप की पहली विकसित नगरीय सभ्यता मानी जाती है, और जो इसका समाज था वो काफी ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड, डिसिप्लिन्ड और सिस्टमेटिक था। ठीक है, अब विशेषताओं को देखते हैं। तो सबसे पहली विशेषता आ जाती है वेल प्लान्ड नगर योजना। तो यहाँ का जो नगर था उसका निर्माण किस पर किया गया था, ग्रिड पैटर्न पे किया गया था। ठीक है, चौड़ी और सीधी सड़कें थी, व्यवस्थित गलियां थी, मानकीकृत पक्की ईंटों का ये यूज करते थे उनमें, और प्लान्ड वे में मकानों को बनाते थे। इन सबने नगरों को क्या कर दिया, काफी ज्यादा व्यवस्थित बना दिया। फिर आ जाती है दूसरी विशेषता, जल प्रबंधन और स्वच्छता। तो हड़प्पा समाज के जो लोग थे ना, वो हाइजीन के प्रति भी काफी ज्यादा अवेयर थे। ठीक है, लगभग हर एक घर में स्नान घर यानी कि बाथरूम होता था, नालियां होती थी और जल निकासी का सिस्टम होता था, ड्रेनेज सिस्टम। ठीक है, नगरों में कुएं भी बनाए गए थे, और नालियां जो होती थी इनकी वो ढकी हुई होती थी, जिप्सम का पेंट उनमें होता था, कूड़ा करकट ताकि ना अटके और फिर नगर से बाहर जाकर वो नालों में मिल जाती थी। ठीक है, इससे क्या पता चलता है, उनकी साइंटिफिक थिंकिंग का हमको पता चलता है, और वो हाइजीन के प्रति कितने ज्यादा अवेयर रहते थे इस चीज का हमको पता चलता है। अब आ जाती है नेक्स्ट, सामाजिक संरचना। तो हड़प्पा समाज में अलग अलग तरह के सामाजिक ग्रुप मौजूद थे, जैसे कि किसान, व्यापारी, कारीगर, शिल्पकार वगैरह। ठीक है, देखो वैसे तो समाज में अलग अलग वर्ग थे, लेकिन हमें हद से ज्यादा सामाजिक असमानता के क्लियर एविडेंस नहीं मिलते हैं। ठीक है, हमें ऐसे प्रमाण नहीं मिलते हैं कि कोई एक वर्ग जो था वो बहुत ज्यादा लग्जरी में रहता था और जो दूसरा था वो बहुत ज्यादा गरीबी में रह रहा था। तो इस तरीके के प्रमाण नहीं मिलते हैं कि कोई वर्ग बहुत ज्यादा अमीर था और कोई वर्ग बहुत ज्यादा गरीब था। इससे समाज कंपैरेटिवली बैलेंस्ड दिखाई देता है। फिर नेक्स्ट विशेषता आ जाती है प्रशासनिक व्यवस्था। तो हड़प्पा के नगरों में मानकीकृत ईंटें, समान नापतोल, ठीक है, सेम तरह का नापतोल सिस्टम था, मानकीकृत ईंटें थी,
और गोदाम, सार्वजनिक भवन ये सब मिले हैं। और ये सभी क्या संकेत देते हैं कि वहाँ कोई संगठित प्रशासन ज़रूर रहा होगा, अदरवाइज़ ये सब पॉसिबल ही नहीं था। अगर देखो पूरे सभ्यता क्षेत्र में एक जैसी ईंटें और मापतोल मिलती है, तो इसका मतलब है कि कोई व्यवस्था इन सबको कंट्रोल कर रही थी, अदरवाइज ऐसा सब पॉसिबल नहीं है। ठीक है, इससे प्रशासनिक एफिशिएंसी का पता चलता है। फिर नेक्स्ट विशेषता आ जाती है आर्थिक जीवन। देखो, हड़प्पा समाज जो था ना, वो आर्थिक रूप से समृद्ध था। ठीक है, इसकी अर्थव्यवस्था किस किस पर बेस्ड थी? तो कृषि के ऊपर बेस्ड थी, पशुपालन के ऊपर बेस्ड थी, शिल्प उद्योगों के ऊपर बेस्ड थी और बिजनेस के ऊपर बेस्ड थी। किसी भी देखो विकसित शहर के पीछे क्या होती है? एक मजबूत अर्थव्यवस्था होती है। ओके। और हड़प्पा में कृषि अधिशेष था। ये कृषि अधिशेष के बारे में मैंने बता दिया है, जिससे व्यापार और उद्योगों का जो विकास है वो पॉसिबल हुआ। देखो, हड़प्पा में व्यापारिक संबंध किस किस से थे? मेसोपोटामिया से और फारस की खाड़ी, बाहर से भी इंटरनेशनल व्यापार भी ये किया करते थे। यही उसके आर्थिक प्रोग्रेस का एविडेंस है। फिर नेक्स्ट विशेषता आ जाती है धार्मिक और सांस्कृतिक जीवन। तो हड़प्पा का समाज धार्मिक और सांस्कृतिक जीवन भी विकसित था हड़प्पा के समाज में। ठीक है, इसका प्रमाण किससे मिलता है? मुहरों से मिलता है, सिंबल्स से मिलता है, मूर्तियों से मिलता है और ग्रेट बाथ से मिलता है। भले ही हमें हड़प्पा की लिपि अब तक पढ़ने में कोई सक्सेस नहीं मिली है, लेकिन उनके धार्मिक विश्वासों का जो संकेत है वो अलग अलग पुरातात्विक अवशेषों से मिलते हैं। ठीक है, इनके जो मुहरें थी उसमें आदि शिव के, प्रोटो शिव के वो मिले हैं, पशुपतिनाथ के चिन्ह। तो इससे उनके हमें धार्मिक और सांस्कृतिक जीवन कितना ज़्यादा बढ़िया था, इसका हमें पता चलता है, कितना ज़्यादा वो विकसित था। फिर नेक्स्ट आ जाती है शांतिपूर्ण और अनुशासित समाज। तो हड़प्पा सभ्यता की एक इंटरेस्टिंग विशेषता ये है कि यहाँ से युद्ध और सैन्य एक्टिविटी के बहुत कम एविडेंस मिले हैं। मतलब कि हथियारों की जो संख्या है वो कंपैरेटिवली काफी कम मिली है। अब इसका क्या मतलब है? तो इतिहासकार इसका ये मतलब मानते हैं कि हड़प्पा समाज कंपैरेटिवली शांतिपूर्ण, डिसिप्लिन्ड और ऑर्गेनाइज्ड समाज था। ठीक है, शांति से ये प्यार करते थे, कोई लड़ाई झगड़ा युद्ध बुद्ध ये नहीं लड़ा करते थे। अब आ जाता है इसका निष्कर्ष। तो हड़प्पा सभ्यता का नगरीय समाज तकनीकी, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पर्सपेक्टिव से काफी ज्यादा विकसित था। ये समाज सिर्फ भवनों और सड़कों तक लिमिटेड नहीं था, बल्कि एक संगठित, स्वच्छ, अनुशासित और समृद्ध सामाजिक यूनिट के रूप में डेवलप हुआ था। इसी वजह से हड़प्पा सभ्यता प्राचीन भारतीय नगरीय परंपरा की मजबूत नींव मानी जाती है। अब आ जाता है क्वेश्चन नंबर 7। उत्तर भारत में प्रारंभिक ऐतिहासिक नगरीय केंद्रों के उद्भव के पुरातात्विक साक्ष्यों का विश्लेषण कीजिए। कि इनको स्टडी करने के लिए कौन कौन से पुरातात्विक साक्ष्यों का यूज किया जाता है इनके जन्म को जानने के लिए। देखो, यहाँ पे वैसे तो प्रारंभिक ऐतिहासिक लिखा हुआ है। ठीक है, इसकी जगह महाजनपद काल भी लिखा हुआ आ सकता है आपके पेपर में, या फिर ये भी लिखा आ सकता है कि दूसरी अवस्था नगरीकरण की या दूसरा चरण नगरीकरण का, ये भी लिखा आ सकता है। तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, आंसर आपको यही लिखना है। तो देखो अब लगभग छठी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास उत्तर भारत में क्या हुआ? नगरीकरण का दूसरा फेज चालू हुआ। इस समय गंगा यमुना घाटी और उसके आसपास कई सारे इम्पोर्टेंट नगर डेवलप हुए। कौन कौन से हुए नगर विकसित? तो राजगृह, श्रावस्ती, कौशाम्बी, वाराणसी, वैशाली, चंपा और पाटलिपुत्र। इतिहासकार इन नगरों के विकास को समझने के लिए ना मेनली पुरातात्विक साक्ष्यों का यूज करते हैं, और उन्हीं साक्ष्यों के बारे में हमें इस आंसर में बताना है। सबसे पहले ये देख लो कि
प्रारंभिक ऐतिहासिक नगरीय केंद्र क्या थे? तो प्रारंभिक ऐतिहासिक नगरीय केंद्र वो वाले नगर थे जो महाजनपद काल और उसके बाद गुप्त काल में मतलब डेवलप हुए थे, और जो राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक और सांस्कृतिक एक्टिविटीज के मेजर सेंटर बने, तो उन्हें क्या कहेंगे? प्रारंभिक ऐतिहासिक नगरीय केंद्र। ठीक है, अब देखते हैं साक्ष्यों के बारे में। तो सबसे पहले साक्ष्य आ जाते हैं बस्तियों के अवशेष। तो कौन-कौन से अवशेष मिलते हैं खुदाई में? काफ़ी प्रकार के नगरों के अवशेष मिलते हैं। जैसे कि देखो, आवासीय भवन, सड़कें, प्राचीर, दीवारें, खाइयाँ वगैरह। देखो, प्राचीर वर्ड ना बार-बार आएगा, तो प्राचीर वर्ड मैं आपको अभी बता देती हूँ कि ये वर्ड है क्या। किलेबंदी ये नहीं है, किलेबंदी से ये एक अलग चीज़ है, लेकिन वैसा ही वैसा कुछ है। तो क्या करते हैं ना इसमें, किसी किले या फिर शहर को या फिर बस्तियों के चारों ओर सुरक्षा के लिए ऊंची-ऊंची और चौड़ी-चौड़ी मजबूत दीवारें बना देते हैं। ठीक है? सुरक्षा के पर्पज से बनाते हैं, और ये इसी दीवार को क्या कहते हैं? प्राचीर कहा जाता है। तो इसको आप याद रखना, प्राचीर को। अब देखो इसका इम्पोर्टेंस क्या होता है, ये जो अवशेष मिले हैं, आवासीय भवन, दीवारें, सड़कें, प्राचीर, खाइयाँ, इनका इम्पोर्टेंस क्या है? तो इन अवशेषों से ना ये पता चलता है कि सिर्फ गाँव नहीं थे, बल्कि संगठित नगर भी मौजूद थे। एग्जाम्पल के लिए कौशाम्बी और राजगृह में मजबूत प्राचीरों और सुरक्षा संरचनाओं के एविडेंस मिले हैं। ठीक है, कहाँ से मिले? कौशाम्बी से और राजगृह से। इससे नगरों की सुरक्षा व्यवस्था के बारे में पता चलता है कि इन्होंने सुरक्षा के लिए क्या-क्या व्यवस्था करके रखी थी। नेक्स्ट आ जाते हैं एविडेंस, एनबीपीडब्ल्यू संस्कृति। ठीक है, ये प्रारंभिक ऐतिहासिक नगरीकरण के सबसे इम्पोर्टेंट पुरातात्विक प्रमाण माना जाता है। ठीक है, ये काफी इम्पोर्टेंट है। अब ये NBPW का मतलब क्या होता है? तो नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, ये इसी की ही क्या है? शॉर्ट फॉर्म है NBPW, यानी कि काफी ज्यादा चमकदार काले रंग के मिट्टी के बर्तन। ठीक है, जैसे देखो आज किसी चीज को देखकर क्या करते हैं, हम उसकी क्वालिटी को पहचान लेते हैं। किसी चीज को देख करके उसकी क्वालिटी को हम पहचान लेते हैं। उसी तरह से इतिहासकार NBPW को देखकर डेवलप्ड नगरीय संस्कृति की पहचान करते हैं कि भाई ये इतने अच्छे ये बर्तन हैं, मृद भांड है ये, तो मतलब कितना डेवलप रहा होगा वो संस्कृति। तो इसका इम्पोर्टेंस क्या है? तो NBPW संस्कृति लगभग 700 ईसा पूर्व से 200 ईसा पूर्व तक मिलती है। ठीक है, ये इसकी टाइमलाइन है NBPW संस्कृति की। ये डेवलप्ड शहरी जीवन और आर्थिक समृद्धि के संकेत मानी जाती हैं। ये जो मृद भांड मिले हैं, इससे पता लगता है कि हाँ भाई शहरी जीवन था और आर्थिक समृद्धि थी, इस चीज का पता चलता है। फिर नेक्स्ट आ जाते हैं साक्ष्य, सिक्के और व्यापार। तो पुरातात्विक खुदाइयों में पंचमार्क सिक्के भी मिले हैं। अब इसका क्या मतलब है? तो सिक्कों का यूज ना ये दिखाता है कि व्यापार विकसित था उस समय पर, और बार्टर सिस्टम से आगे बढ़कर मुद्रा प्रणाली का यूज हो रहा था। सबसे पहले तो बार्टर सिस्टम था, लेकिन अब क्या है? क्या पता चल रहा है कि हाँ भाई अब करेंसी का भी यूज हो रहा है। आर्थिक गतिविधियां अब बढ़ रही थी, सिक्कों से ये सब चीजें पता चलती हैं। देखो, अगर किसी समाज में सिक्कों का यूज हो रहा है, तो इसका क्या मतलब है? कि वहाँ का बाजार और व्यापार दोनों डेवलप्ड हो चुके हैं। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट साक्ष्य, शिल्प उत्पादन और औद्योगिक गतिविधियां। तो खुदाई में काफी तरह की चीजें मिली हैं, जैसे कि लोहे के टूल्स, मनके, मिट्टी के बर्तन और कांसे की चीजें, गहने, ये सारी चीजें मिली हैं, और इनसे ये पता चलता है
कि नगर सिर्फ प्रशासनिक केंद्र नहीं थे, बल्कि वो उत्पादन और उद्योग के भी केंद्र थे। देखो, जितना ज़्यादा उत्पादन होगा, उतना ही ज़्यादा व्यापार होगा, और जितना ज़्यादा व्यापार होगा, उतना ही तेजी से नगरों का विकास होगा। फिर नेक्स्ट साक्ष्य आ जाते हैं प्रशासनिक संरचनाएं। तो काफी सारे नगरों में ना प्राचीर, दीवारें, खाइयां, सुरक्षा संरचना, ये सारी चीजें मिली हैं। और ये क्या दर्शाती हैं कि प्रशासनिक व्यवस्था जो थी तब की डेवलप्ड थी। नगरों की सुरक्षा पर खास ध्यान रखा जाता था, और राजनीतिक संगठन जो था वो मजबूत था। एग्जाम्पल के लिए पाटलिपुत्र और कौशाम्बी जैसे नगरों में ना सुरक्षा व्यवस्था के क्लियर प्रमाण मिलते हैं। फिर लास्ट साक्ष्य आ जाते हैं धार्मिक सांस्कृतिक प्रमाण। तो खुदाई में कई सारे धार्मिक स्थलों और सांस्कृतिक अवशेषों के भी प्रमाण मिले हैं, जैसे बुद्ध विहार, जैन स्थलों के अवशेष, धार्मिक संरचनाएं। और इससे क्या पता चलता है? इससे पता चलता है कि नगर जो थे वो सिर्फ व्यापारिक केंद्र नहीं थे, बल्कि धार्मिक और सांस्कृतिक एक्टिविटीज के भी मेजर सेंटर थे। अब आ जाता है इसका निष्कर्ष। तो प्रारंभिक ऐतिहासिक नगरीय केंद्रों का जन्म और विकास पुरातात्विक साक्ष्यों द्वारा क्लियरली प्रूव्ड होता है। बस्तियों के अवशेष, एनबीपीडब्ल्यू संस्कृति, सिक्के, शिल्प उत्पादन, प्रशासनिक संरचनाएं और धार्मिक अवशेष ये दिखाते हैं कि ये नगर आर्थिक समृद्धि, राजनीतिक संगठन और सांस्कृतिक गतिविधियों के इम्पोर्टेंट सेंटर थे। इन्हीं नगरों ने आगे चलकर भारतीय इतिहास के राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास को नई डायरेक्शन दी। अब आ जाता है क्वेश्चन नंबर 8, नगर केंद्र और अन्य प्रकार की बस्तियों में क्या अंतर था? उपयुक्त उदाहरणों सहित स्पष्ट कीजिए। नगर केंद्रों में और जो अदर बस्तियां हैं उनमें हमें डिफरेंस बताना है। देखिए, प्राचीन भारत में ना सारी बस्तियां एक जैसी नहीं थी। कुछ बस्तियां छोटे गांव के रूप में डेवलप हुई, जबकि कुछ बड़े नगर केंद्रों के रूप में उभरी। और इन नगर केंद्रों में व्यापार, प्रशासन, शिक्षा और संस्कृति का विकास हुआ, जबकि ज्यादातर जो गांव थे वो कृषि और पशुपालन पर बेस्ड थे। ठीक है, इसलिए नगरीकरण की प्रक्रिया को समझने के लिए नगर केंद्र और अन्य बस्तियों के बीच अंतर समझना काफी ज्यादा जरूरी है। लेकिन पहले इन दोनों शब्दों को हम समझते हैं, नगर केंद्र को और अन्य बस्तियों को। ठीक है, नगर केंद्र वो वाली जगहें थी जहाँ पर बड़ी आबादी रहती थी, व्यापार होता था, प्रशासन चलता था, बाजार वहाँ विकसित थे, सामाजिक और सांस्कृतिक एक्टिविटीज होती थी। ठीक है, एग्जाम्पल है इसका पाटलिपुत्र, कौशाम्बी, वाराणसी, वैशाली। ठीक है, ये क्या हो गए? नगर केंद्र हो गए। अब अन्य बस्तियां क्या हैं? ये वो वाले जगह थी जहाँ पर कम जनसंख्या रहती थी, कृषि जो था वो मेन प्रोफेशन था, स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति होती थी, लोकल जरूरतों की पूर्ति यहाँ पर होती थी कृषि वगैरह के द्वारा। एग्जाम्पल है इसके छोटे छोटे गांव और ग्रामीण बस्तियां। अब अंतर को देखते हैं, तो सबसे पहला अंतर तो आ जाता है आकार और जनसंख्या का। ठीक है, सबसे पहला यही अंतर है कि आकार में डिफरेंस होता है और आबादी में डिफरेंस होता है। नगर केंद्र जो होते हैं वो बड़े आकार के होते हैं, और वहाँ ज्यादा आबादी रहती है, घनी आबादी रहती है, काफी सारे लोग उधर रहते हैं। अलग अलग व्यवसायों से जो जुड़े लोग होते हैं वो एक ही जगह पर रहते हैं। ठीक है, अलग अलग प्रोफेशंस के लोग। और जो गांव होते हैं और जो छोटी बस्तियां होती हैं वो कंपैरेटिवली छोटे आकार की होती हैं, और वह जनसंख्या भी काफी लिमिटेड होती है। एग्जाम्पल के लिए पाटलिपुत्र और कौशाम्बी जो थे वो बड़े नगर थे, जबकि इनके आसपास छोटे ग्रामीण गांव भी मौजूद थे। फिर आ जाता है दूसरा अंतर, आर्थिक गतिविधियां। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट अंतर है। देखो, नगर केंद्रों में व्यापार, शिल्प उत्पादन, बाजार व्यवस्था, कारीगरी,
ये एक्टिविटीज हुआ करती थी। जबकि गांवों में मेनली कृषि और पशुपालन होता था, और जो अर्थव्यवस्था होती थी वो भी इसी के ऊपर बेस्ड थी। एग्जाम्पल के लिए वाराणसी व्यापार और कारीगरी के लिए फेमस थे, और वहीं जो इनके आसपास के गांव थे वो कृषि उत्पादन किया करते थे। फिर तीसरा अंतर आ जाता है प्रशासनिक और राजनीतिक भूमिका। देखो, नगर केंद्र राजनीतिक और प्रशासनिक एक्टिविटीज के मेजर सेंटर होते थे। यहाँ शासक, अधिकारी, सैनिक, प्रशासनिक संस्थाएं, ये सब मौजूद रहती थी। जबकि गांव में लोकल लेवल का प्रशासन होता था। एग्जाम्पल के लिए पाटलिपुत्र मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी। ये पूरे साम्राज्य का एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर थी। लेकिन जो इसके आसपास के गांव थे वो मेनली कृषि कार्यों में, यानी कि खेती बाड़ी में लगे हुए थे। ठीक है, फिर नेक्स्ट अंतर आ जाता है भौतिक संरचना और सुविधाएं। नगरों में देखो बेहतर फैसिलिटीज अवेलेबल होती थी, जैसे मजबूत दीवारें, चौड़ी सड़कें, बाजार, जल निकासी व्यवस्था, धार्मिक स्थल, ये सब चीजें वहां पर अवेलेबल होती हैं। जबकि गांवों में फैसिलिटीज कंपैरेटिवली काफी लिमिटेड होती हैं। एग्जाम्पल के लिए कौशाम्बी और राजगृह में मजबूत प्राचीर और सुरक्षा संरचनाएं थीं। ठीक है, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में मामूली आवासीय संरचनाएं मिलती हैं। ठीक है, आज भी देखो महानगरों में मिलने वाली जो सुविधाएं होती हैं वो गांव के मुकाबले काफी डेवलप होती हैं। शहर में ज्यादा फैसिलिटीज होती है ना, और गांव में कम होती हैं। बिल्कुल वैसा ही सिस्टम ये था। फिर आ जाता है लास्ट अंतर, सामाजिक सांस्कृतिक जीवन। तो नगर केंद्र सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों के मेजर सेंटर थे। यहाँ धार्मिक संस्थाएं, शिक्षा केंद्र, सांस्कृतिक आयोजन, व्यापारिक समुदाय, ये सब मौजूद रहते थे। एग्जाम्पल के लिए श्रावस्ती और वैशाली बुद्ध और जैन धर्म के इम्पोर्टेंट सेंटर थे। जबकि गांवों में मेनली लोकल परंपराएं चलती थी। ठीक है, लोकल परंपराओं के तहत ही वो अपना चलाते थे। इससे देखो नगरों का सांस्कृतिक जो प्रभाव था वो गांव के मुकाबले ज्यादा व्यापक होता था। ठीक है, जो नगरों का प्रभाव था वो काफी ज्यादा था, गांवों का कम था। अब आ जाता है इसका निष्कर्ष। तो नगर केंद्र और अन्य बस्तियों के बीच आकार, जनसंख्या, आर्थिक गतिविधियों, प्रशासनिक महत्व, भौतिक संरचना और सामाजिक सांस्कृतिक जीवन के आधार पर क्लियर अंतर था। नगर केंद्र राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक गतिविधियों के मेन सेंटर थे, जबकि गांव मेनली कृषि आधारित जीवन के केंद्र थे। दोनों मिलकर प्राचीन भारतीय समाज की समग्र संरचना निर्माण करते थे। अब आ जाता है क्वेश्चन नंबर 9, समकालीन ग्रंथों में नगरों का चित्रण किस प्रकार मिलता है। सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई इसमें तरोड़ मरोड़ के नहीं पूछा हुआ है। तो देखो, जब हम प्राचीन भारत के नगरों का जब हम स्टडी करते हैं ना, तो सिर्फ पुरातात्विक साक्ष्यों पर डिपेंड नहीं रहते। हमें उस समय के साहित्यिक स्रोतों से भी इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन हासिल होती है। समकालीन ग्रंथों में नगरों का डिपिक्शन सिर्फ इमारतों या फिर सड़कों तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि वहाँ के सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक जीवन का भी डिटेल डिस्क्रिप्शन मिलता है। इसी वजह से इतिहासकार नगरों के रियल स्वरूप को समझने के लिए साहित्यिक स्रोतों को खास इम्पोर्टेंस देते हैं। अब ये समकालीन ग्रंथ क्या हैं? तो समकालीन ग्रंथ ना वो क्रिएशंस हैं जो उस समय या फिर उसके आसपास के समय पर लिखी गई हो, जिसके हम क्या कर रहे हैं, जिस समय का हम इतिहास स्टडी कर रहे हैं। ओके, जिस समय का हम इतिहास स्टडी कर रहे हैं उस समय की हो या फिर उसके आसपास के समय की हो लिखित स्रोत। ठीक है, जैसे कि बौद्ध ग्रंथ हो गए, जैन ग्रंथ हो गए, रामायण हो गई, महाभारत हो गई,
अर्थशास्त्र हो गया, संस्कृत नाटक हो गए, विदेशी यात्रियों के विवरण हो गए, यात्रा वृत्तांत, मतलब ये सब क्या है, समकालीन ग्रंथ हैं। अब देखते हैं कि कैसा चित्रण किया गया है। तो सबसे पहले हम धार्मिक ग्रंथों की बात करते हैं। देखो, बौद्ध और जैन ग्रंथों में काफी तरह के नगरों का उल्लेख हमको मिला है। ठीक है, जैसे राजगृह, श्रावस्ती, वैशाली, कौशाम्बी, वाराणसी। अब इन ग्रंथों में नगर कैसे दिखाई देते हैं, कैसे इनको बताया गया, कैसा वर्णन किया गया है, तो इन नगरों को समृद्ध, व्यापारिक, जनसंख्या से भरपूर, धार्मिक गतिविधियों के केंद्र के रूप में दिखाया है इन ग्रंथों में। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए बुद्ध ने अपने जीवन का बड़ा हिस्सा श्रावस्ती और राजगृह जैसे नगरों में बिताया। इससे पता चलता है कि ये नगर धार्मिक और सामाजिक गतिविधियों के मेजर सेंटर थे। यानी बौद्ध और जैन ग्रंथों में नगर सिर्फ रहने की जगह नहीं, बल्कि धार्मिक जीवन के सक्रिय केंद्र के रूप में दिखाई देते हैं। अब महाकाव्य और पुराण की बात करते हैं कि इनमें कैसा किया गया है वर्णन। तो रामायण और महाभारत में भी ना नगरों का डिटेल डिस्क्रिप्शन मिलता है। एग्जाम्पल के लिए रामायण में अयोध्या को जो वर्णन किया गया है अयोध्या का, वो भव्य और समृद्ध नगर के रूप में किया गया है। और महाभारत में इंद्रप्रस्थ, हस्तिनापुर, इसका वर्णन मिलता है। अब इन नगरों की विशेषताएं क्या हैं, तो इन नगरों को इन ग्रंथों में विशाल, सुरक्षित, सुंदर, राजनीतिक शक्ति के केंद्र के रूप में पेश किया गया है। ठीक है, महाकाव्यों में नगर सिर्फ भौतिक संरचना नहीं है, बल्कि राज्य की शक्ति और प्राइड का भी सिंबल है। अब बात करते हैं कौटिल्य के अर्थशास्त्र की, इसमें कैसा चित्रण किया गया या फिर वर्णन किया गया है। देखो, ये वाला जो स्रोत है ना अर्थशास्त्र, ये काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके, कौटिल्य के अर्थशास्त्र नगर प्रशासन के बारे में काफी इम्पोर्टेंट जानकारी देता है, क्योंकि इसलिए ये वाला स्रोत इम्पोर्टेंट है। तो अर्थशास्त्र में क्या बताया गया है, तो इसमें ये डिस्क्रिप्शन मिलता है नगर प्रशासन का, सुरक्षा व्यवस्था का, बाजार नियंत्रण का, कर व्यवस्था का, सार्वजनिक सुविधाओं का, इन सब का डिस्क्रिप्शन इसमें मिलता है। इससे क्या पता चलता है कि नगरों का प्रशासन जो था वो काफी ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड था। आज देखो, जिस तरह नगर निगम शहरों का मैनेजमेंट करता है ना, उसी तरह प्राचीन नगरों के लिए भी प्रशासनिक व्यवस्था मौजूद थी। जैसे आज है वैसे ही तब भी थी। फिर चौथा स्रोत आ जाता है नाट्य और काव्य साहित्य। तो संस्कृत नाटकों और काव्य ग्रंथों में भी ना नगरों का काफी सुंदर डिस्क्रिप्शन मिलता है। इन ग्रंथों में नगरों को कैसे दिखाया गया है, तो कला के केंद्र के रूप में दिखाया गया है, शिक्षा के केंद्र के रूप में दिखाया गया है, मनोरंजन के केंद्र के रूप में दिखाया गया है, और सांस्कृतिक गतिविधियों के केंद्र के रूप में दिखाया गया है। एग्जाम्पल के लिए कालिदास के साहित्य में नगर जीवन की चहल पहल, संपन्नता और सांस्कृतिक समृद्धि का काफी सुंदर डिपिक्शन मिलता है। इन ग्रंथों से हमें नगरों के सामाजिक जीवन की झलक मिलती है। ठीक है, जो कि पुरातात्विक साक्ष्यों से हमेशा नहीं मिल पाती है। इसमें हमें बिल्कुल लिखा हुआ मिल जाता है, पता चल जाता है कि हाँ भाई ऐसा था वैसा था। अब पुरातात्विक साक्ष्यों से ये सब बिल्कुल झलक देखने को तो नहीं मिल पाती। तो ये इनमें डिफरेंस रहता है। फिर लास्ट आ जाता है विदेशी यात्रा वृत्तांत। तो विदेशी यात्रियों के डिस्क्रिप्शन भी काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट स्रोत हैं। अब मेन यात्री कौन कौन है, मेगास्थनीज, फायान, हेनसांग वगैरह। अब इन्होंने भारतीय नगरों को कैसे दिखाया है अपने वृत्तांतों में, तो इन यात्रियों ने भारतीय नगरों की समृद्धि की, व्यवस्था की, जनसंख्या की, धार्मिक जीवन की और प्रशासन की क्या की है, तारीफ की है। एग्जाम्पल के लिए मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र का डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन दिया है। वो इसे विशाल और वेल प्लान्ड नगर बताते हैं। इन विवरणों से हमें, मतलब कि डिस्क्रिप्शन से हमें नगरों की रियल स्थिति का एक बाहरी दृष्टिकोण मिलता है। ठीक है,
बाहर के व्यक्ति थे या तो विदेशी थे, तो ये बाहर के लोग कैसे देखते थे, ये हमको पता चलता है, बाहरी दृष्टिकोण हमको मिलता है। अब आ जाता है इसका निष्कर्ष। तो समकालीन ग्रंथों में नगरों का डिपिक्शन काफ़ी ज़्यादा व्यापक और मल्टी डायमेंशनल रूप में मिलता है। धार्मिक ग्रंथ, महाकाव्य, अर्थशास्त्र, नाटक और विदेशी यात्रियों के डिस्क्रिप्शन नगरों को राजनीतिक सत्ता, व्यापार, धर्म, शिक्षा और संस्कृति के मेजर सेंटर के रूप में पेश करते हैं। ये स्रोत हमें प्राचीन भारतीय नगरों के स्वरूप, कार्य प्रणाली और सामाजिक जीवन को समझने में काफ़ी इम्पोर्टेंट हेल्प करते हैं। अब आ जाता है पार्ट 1 का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। गंगा घाटी में 500 ईसा पूर्व से 500 ईस्वी तक के प्रारंभिक ऐतिहासिक शहरी केंद्रों की प्रमुख विशेषताओं पर चर्चा कीजिए। वो जो क्वेश्चन नंबर 7 था ना, प्रारंभिक ऐतिहासिक शहरी केंद्रों वाला, ये वही क्वेश्चन है, बस उसमें पुरातात्विक साक्ष्यों के बारे में बताना था और इसमें विशेषताओं के बारे में बताना है। चलिए देखते हैं इसको। तो भारतीय इतिहास में लगभग 500 ईसा पूर्व से 500 ईस्वी का जो काल है वो नगरीकरण के डेवलपमेंट के लिए काफी इम्पोर्टेंट फेज माना जाता है। इस दौरान गंगा घाटी में काफी सारे इम्पोर्टेंट नगर विकसित हुए, जैसे कि पाटलिपुत्र, वाराणसी, कौशाम्बी, श्रावस्ती, वैशाली, चंपा और राजगृह। अब ये जो नगर थे ना, वो सिर्फ रहने की जगह नहीं थे, बल्कि राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक और कल्चरल एक्टिविटीज के मेजर सेंटर ये बन गए थे। इसी वजह से इन्हें प्रारंभिक ऐतिहासिक शहरी केंद्र कहा जाता है। अब करते हैं इनकी विशेषताओं के ऊपर बात। तो पहली विशेषता आ जाती है राजनीतिक और प्रशासनिक केंद्र। ठीक है, इन नगरों की ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट विशेषता थी कि ये राजनीतिक सत्ता के केंद्र थे। महाजनपद काल में और बाद में मौर्य और गुप्त काल में कई सारी जो नगर थे वो राजधानियों के रूप में डेवलप हुए, जैसे कि पाटलिपुत्र जो था वो मौर्य की राजधानी थी, मौर्य साम्राज्य की, और जो राजगृह था वो मगध की इनिशियल राजधानी थी। ठीक है, सुरक्षा व्यवस्था कैसी थी इनमें, तो इन नगरों में किलेबंदी, प्राचीर, खाइयां, ये सब चीजें मौजूद थी। इससे उनकी सुरक्षा व्यवस्था का हमको पता चलता है कि कितनी तगड़ी सुरक्षा व्यवस्था इन्होंने कर रखी थी। फिर दूसरी विशेषता आ जाती है व्यापार और आर्थिक गतिविधियां। तो ये जो नगर थे वो व्यापार के भी इम्पोर्टेंट सेंटर थे। सड़क और जलमार्ग दोनों से जुड़े होने की वजह से जो व्यापार था वो तेजी से बढ़ा। ये नगर जो थे वो अ, उससे जुड़े हुए थे, जलमार्ग से भी और सड़क से भी। तो ये कारण था तेजी से बढ़ने का व्यापार। व्यापार की विशेषताएं क्या क्या थी, तो विकसित बाजार थे यहाँ पर, व्यापारी समुदाय थे, लंबी दूरी का व्यापार होता था और मुद्रा का भी यूज होता था। इस काल में पंचमार्क सिक्कों का जो यूज था वो काफी बड़े लेवल पर हुआ करता था। इससे पता चलता है कि अर्थव्यवस्था सिर्फ बार्टर सिस्टम पर बेस्ड नहीं थी, करेंसी का भी यूज हो रहा था। फिर तीसरी विशेषता आ जाती है NBPW संस्कृति। तो ये प्रारंभिक ऐतिहासिक नगरों की पहचान मानी जाती है। इसके बारे में मैंने बता दिया था, फुल फॉर्म इसकी नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड फेयर, मतलब कि चमकदार काले रंग के एक्सीलेंट मिट्टी के बर्तन। इसका इम्पोर्टेंस क्या था, तो इसकी प्राप्ति से ना, ये जो हमको मिले, इसके मिलने से ये पता चलता है कि शिल्पकला जो थी वो काफी विकसित थी। उत्पादन जो था, प्रोडक्शन था, उसकी जो क्वालिटी थी वो काफी बढ़िया थी। लोगों का जो लिविंग स्टैंडर्ड था वो काफी बेहतर था। ठीक है, जैसे आज किसी महंगे ब्रांड की चीज उसकी क्वालिटी को दिखाती है, वैसे ही NBPW उस समय की उन्नत संस्कृति का सिंबल थी कि कितनी वही संस्कृति उनकी कितनी प्रोग्रेसिव थी। फिर चौथी विशेषता आ जाती है नगरीय
संरचना। तो इन नगरों में ना वेल प्लान्ड संरचनाएं विकसित थी। ये वाले जो नगर थे, जैसे कि इनमें क्या क्या था, आवासीय क्षेत्र था, बाजार थे, प्रशासनिक भवन था, धार्मिक स्थल थे। सभी अलग अलग क्षेत्रों में लोकेटेड थे, सबको अलग अलग क्षेत्रों में बांटा हुआ था। अब इससे क्या पता चलता है हमें, इससे ये पता चलता है कि नगरों का जो कंस्ट्रक्शन था वो वेल प्लान्ड वे में किया गया था। एग्जाम्पल के लिए पाटलिपुत्र और कौशाम्बी जैसे नगरों में विकसित नगरीय संरचना के एविडेंस मिलते हैं। फिर पांचवी विशेषता आ जाती है धार्मिक और सांस्कृतिक केंद्र। तो इस काल में ना बौद्ध और जैन धर्म वो काफी व्यापक उसका विकास हुआ। कई जो नगर थे वो धार्मिक गतिविधियों के मेजर सेंटर बन गए थे। एग्जाम्पल के लिए श्रावस्ती, वैशाली, राजगृह, सारनाथ। धार्मिक पर्सपेक्टिव से ये काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट नगर थे उस समय के। देखो, लोग सिर्फ व्यापार के लिए नगरों में नहीं आते थे, बल्कि शिक्षा, धर्म और कल्चरल एक्टिविटीज के लिए भी नगरों में वो आया करते थे। इसका रिजल्ट ये निकला, नगरों का जो सांस्कृतिक महत्व था वो लगातार बढ़ता चला गया। फिर लास्ट विशेषता आ जाती है सामाजिक संरचना और कार्य विभाजन। तो नगरों में ना अलग अलग वर्ग के लोग रहा करते थे, जैसे शासक, अधिकारी, व्यापारी, कारीगर, भिक्षु, श्रमिक। ये सब वर्गों के लोग रहा करते थे। इससे श्रम विभाजन जो होता है वो विकसित हुआ। श्रम विभाजन, हर इंसान अलग अलग काम करता था, जिससे नगरों की जो अर्थव्यवस्था थी और जो प्रशासन था वो स्मूथली चलता था। देखिए, अगर सभी लोग सिर्फ खेती ही करते तो नगरों का जो विकास होता वो पॉसिबल नहीं था। इसलिए अलग अलग प्रोफेशंस का विकास हुआ। अब आ जाता है इसका निष्कर्ष। तो 500 ईसा पूर्व से 500 ईस्वी तक गंगा घाटी के प्रारंभिक ऐतिहासिक शहरी केंद्र भारतीय इतिहास के इम्पोर्टेंट राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक और कल्चरल सेंटर थे। वेल प्लान्ड नगर योजना, विकसित व्यापार, एनबीपीडब्ल्यू संस्कृति, धार्मिक गतिविधियां और संगठित सामाजिक संरचना ने इन्हें प्राचीन भारत के मेन नगरों के रूप में स्थापित किया। इन नगरों ने भारतीय सभ्यता के विकास में काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन दिया। तो यहाँ पर MHI 110 का पार्ट 1 हो जाता है कंप्लीट, और आधे क्वेश्चंस यहाँ पर आपके हो चुके हैं। बाकी आधों को हम पार्ट 2 में करेंगे। मैं आशा करती हूँ कि ये 10 के 10 क्वेश्चंस आपको काफी अच्छे से समझ आ गए होंगे। बट फिर भी आपका कोई डाउट रह गया हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर आप टेलीग्राम ग्रुप में भी अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। और ये क्लास आपको हेल्पफुल लगी हो तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट सेक्शन में अपना रिव्यू दीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कीजिए। और पार्ट 2 के लिए वरदान IHS को जरूर जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी याद से प्रेस कर लीजिए, ताकि उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और आप हमें टेलीग्राम, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। इन सभी के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। मिलते हैं इसके पार्ट 2 में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।